सोचिए, जमीन का सबसे सूखा सहारा रेगिस्तान, जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं, और उस रेत के नीचे दफन है खजाने से भरा एक अमेरिकी जहाज। पानी के बिना वो वहाँ कैसे पहुँचा? सहारा मूवी की ये कहानी शुरू होती है एक खजाने की खोज से, जो हमें धीरे धीरे ले जाती है एक ऐसी खतरनाक जंग की तरफ जहाँ सिर्फ एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। कहानी शुरू होती है 1865 से। अमेरिका के अंदर चल रही सिविल वॉर अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। तभी हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके हाथ में एक सोने का सिक्का है। वो ऐसे ही सिक्कों से भरे कई बॉक्स एक जहाज में लोड करा रहा था। बॉक्स पर साफ साफ लिखा था CSA। अचानक उन पर हमला हो जाता है, लेकिन कैप्टन फौरन जहाज को पानी में उतार देता है और सारे इंजन बंद कर देता है ताकि अंधेरे में किसी को जहाज का पता न चले। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो दुश्मनों से बचकर निकल जाते हैं। अब कहानी आज के टाइम में आती है, जहाँ WHO की एक वैन में डॉक्टर एवा बैठी है। ये वैन अफ्रीका के लागोस शहर में है, जहाँ एक अजीब बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। एक नए मरीज की जांच करने पर पता चलता है कि उसे भी वही बीमारी है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ समझ नहीं पाया। मरीज की मां बताती है कि कुछ दिन पहले वो अपने पिता के साथ माली गया था और वहीं से लौटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। एवा मरीज को वैन में बिठाती है और अपने सीनियर से बात करती है कि अब टोटल 6 केस हो चुके हैं और हमें तुरंत WHO को ये फाइल भेजनी चाहिए। लेकिन सीनियर का मानना है कि इतने कम केस में शायद कोई उनकी बात पर ध्यान ही न दे। एवा अब खुद माली जाकर पता लगाना चाहती है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन माली में इस वक्त अंदरूनी लड़ाई चल रही है और सीनियर उसे समझाता है कि ऐसे हालात में कोई उसे वहां जाने की परमिशन नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी उन पर नजर रख रहा होता है। शायद उसे इन डॉक्टरों का यहाँ आना पसंद नहीं था। तभी एवा को याद आता है कि मरीज के पिता का भी सैंपल लेना चाहिए। वो लाइट हाउस की तरफ निकलती है जहाँ वो काम करता था। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि वो तो इस बीमारी से जान भी गंवा चुका था। एवा चुपचाप उसका सैंपल लेती है और बाहर निकल आती है। इसी बीच पास के समुद्र में एक आदमी बोटिंग कर रहा होता है। तभी नकाबपोश आदमी अचानक एवा पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो बोटिंग कर रहा आदमी नकाबपोश आदमी के हाथ में एक तीर मारकर उसके हाथ से चाकू गिरा देता है। फिर दौड़कर आता है और एवा की जान बचा लेता है। हाथापाई में नकाबपोश आदमी एवा का बैग लेकर भाग जाता है। जब एवा की आंख खुलती है तो वो नुमा नाम के एक जहाज पर होती है। ये जहाज समुद्र में खजाना ढूंढने वाली एक प्राइवेट एजेंसी का था। बाहर वही आदमी खड़ा होता है जिसने एवा को बचाया था। उसका नाम डर्क होता है। वो अपने साथ एक कीमती मूर्ति लेकर बाहर आता है। ये लोग असल में उस CSA वाले जहाज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी जहाज का मालिक एडमिरल आता है। वो डर्क से कहता है कि जो खजाना उन्होंने निकाला है उसे रात की म्यूजियम पार्टी में डिस्प्ले पर लगाना है, इसलिए उसे जल्दी से साफ करवाओ। इसके बाद डर्क एक नाइजीरियन डीलर से मिलने जाता है। पार्टी में वो बेशकीमती मूर्ति सबको दिखाई जाती है। ये एक अफ्रीकन राजा की कब्र थी जिसकी कीमत हजारों करोड़ बताई जाती है। वहीं डीलर डर्क को एक सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा होता है। डर्क ये सिक्का देखते ही समझ जाता है कि यही उसका सपना था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो जहाज कहाँ गायब हुआ। पार्टी में मसार्डे कंपनी का मालिक भी मौजूद था जिसने खजाने की खोज पर पैसा लगाया था। उसकी माली में अच्छी पहुंच थी, इसलिए एवा उससे वहां जाने में मदद मांगती है। वो उसे समझाता है कि वहां जाना बहुत रिस्की है, लेकिन अगर वो जाना चाहती है तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद डर्क भी वहां पहुंचता है और एडमिरल को वो CSA वाला सिक्का दिखाता है। वो बताता है कि ये सिक्का माली में रहने वाले एक आदमी को मिला था और शायद उसी इलाके में उस जहाज का मलबा भी मौजूद हो सकता है। ये सुनकर एडमिरल काफी खुश होता है और वो डर्क और एल दोनों को 3 दिन के लिए माली जाने की इजाजत दे देता है। माली पहुंचकर ये लोग इस जहाज को ढूंढने की पूरी कोशिश करने वाले थे और अगर थोड़ा सा भी कोई सुराग मिला तो पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाता। अगले दिन जब ये लोग पोर्ट पहुंचे तो एवा और डॉक्टर फ्रैंक पहले से ही बैठे थे। एवा डर्क को बताती है कि एडमिरल ने कहा है मैं और डॉक्टर फ्रैंक भी तुम्हारे साथ माली जा सकते हैं। और फिर ये पांचों माली की तरफ निकल पड़ते हैं। रात को खाना खाते हुए डर्क एवा को उस सिक्के के बारे में बताता है और ये भी कि उस खोए हुए जहाज को ढूंढना उसका बचपन का सपना है। माली पहुंचते ही एवा और फ्रैंक अपने रास्ते निकल जाते हैं, जबकि डर्क और बाकी लोग उस आदमी के घर पहुंचते हैं जिसे वो सिक्का मिला था। वहां पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है, यानी जहाज तक पहुंचने का उनका रास्ता एक बार फिर बंद हो गया। तभी डर्क की नजर पास की एक मस्जिद पर जाती है।
वो वहां जाता है और एक आदमी से मिलता है। अक्सर ऐसी जगहों पर पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। डर्क के पूछने पर वो आदमी रिकॉर्ड्स चेक करता है, जिससे पता चलता है कि सालों पहले वहां के पोर्ट पर एक जहाज आया था, लेकिन उसमें कोई भी जिंदा नहीं था और तेज बहाव के कारण जहाज आगे की तरफ बह गया था। ये जानकारी डर्क के काम की थी। वो तुरंत एल के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर ये लोग बिना देर किए जावा शहर की ओर निकल पड़ते हैं, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। रास्ते में बोट के एक हिस्से में उन्हें कुछ मिलता है। जांच करने पर पता चलता है कि ये किसी खास तरह की मिट्टी है, जो शायद किसी पुराने जंग लगे धातु से आई हो। लेकिन बहते पानी में ऐसी मिट्टी का मिलना सामान्य नहीं था। ये एक संकेत जैसा लग रहा था। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ बढ़ती है। ऑफिसर्स बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, वो डॉक्टर कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ आए थे? यहाँ के राजा को पता चल चुका था कि 2 विदेशी डॉक्टर उसके इलाके में बीमारी की जांच कर रहे हैं। राजा ने आदेश दिया था कि उन्हें तुरंत रोका जाए, वरना बड़ी परेशानी हो सकती है। डर्क समझ गया कि मामला सीरियस है, वरना उन्हें डॉक्टरों से क्या दिक्कत। वो शांत होकर बोला, सर हमें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, बोट साइड में लगाकर बात कर लेते हैं। डर्क ने उनकी तरफ रस्सी फेंकी, जिसे उन्होंने अपनी बोट से बांध लिया। अगले ही पल डर्क अपने दोस्तों को इशारा करता है, फुल स्पीड। एक झटके में ऑफिसर्स की बोट उलट जाती है। डर्क रस्सी काट देता है और ये वहां से निकल भागते हैं। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दूरी पर 2 और बोट उनका इंतजार कर रही थीं और उन्होंने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। डर्क समझ चुका था कि अब बचने का एक ही तरीका है, बोट से कूद जाना। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूल टैंक में चीरा लगा दिया ताकि पास आने पर धमाका हो सके। जैसे ही दूसरी बोट करीब आई, तीनों पानी में कूद गए। ऑफिसर्स ने गोली चलाई और लीकेज की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें सारे फौजी मारे गए। तीनों जल्द ही नदी से निकलकर किनारे पर बने एक छोटे घर तक पहुंचते हैं। रूडी डर्क से पूछता है, अब तो बोट भी नहीं है, जहाज ढूंढने का काम छोड़ देंगे क्या? डर्क शांत होकर कहता है, उसे बाद में ढूंढेंगे, पहले डॉक्टरों की जान बचानी है। अगर वो इनके हाथ लग गए तो दोनों को मार देंगे। डर्क रूडी से कहता है, तुम बॉर्डर पार करके सीधे एडमिरल के पास जाओ, और फिर खुद एल के साथ डॉक्टरों को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एवा और फ्रैंक एक गांव में पहुंचते हैं, जहां एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। एवा को एक घर में कुछ लोगों की लाशें मिली और उनकी मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही दोनों ने मिलकर सारी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी ने भी छुपते छुपाते बॉर्डर पार कर लिया। गांव में एवा को एक कुआं दिखा। उसे लगा कि शायद इसके अंदर कोई सुराग मिल जाए, तो उसने नीचे जाने की तैयारी शुरू की। नीचे पहुंचकर जैसे ही वो पानी का सैंपल लेने लगती है, फ्रैंक ऊपर से आवाज देता है कि वहां कुछ मिलिट्री वाले आ गए हैं। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजती है और फ्रैंक को छोड़कर वो बाकी लोगों को मार देते हैं। कुएं के अंदर एवा डरी हुई छुपी रहती है। तभी एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है। इसमें माली का राजा काजिम खुद आता है। काजिम फ्रैंक से पूछता है, लेडी डॉक्टर कहाँ है? लेकिन फ्रैंक झूठ बोलकर कहता है कि वो अकेला ही वहां आया था। लेकिन काजिम गुस्से में था, इसलिए उसने फ्रैंक को गोली मार दी। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर डर्क और एल को भी अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर आसपास ही होंगे। काजिम ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि एवा यहीं कहीं छुपी है, उसे किसी भी हालत में ढूंढा जाए। डर्क और एल पास में छुपकर ये सब देख रहे थे। काजिम के आदमी आसपास जो मिल रहा था सबको मार रहे थे। उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो अंधेरा था, इसलिए अब वे 2-4 गोलियां चलाकर ऐसे ही चेक करने वाले थे कि अंदर कोई है तो नहीं। एवा डर जाती है, लेकिन तभी डर्क पीछे से आकर उन सिपाहियों को मार देता और अब डर्क और एल बुरी तरह उन सिपाहियों से लड़ रहे थे। एक पल तो डर्क की जान भी खतरे में आ गई, लेकिन पीछे से एवा ने आकर उस सिपाही को मार दिया। अपने सीनियर फ्रैंक की मौत ने एवा को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन डर्क ने उसे संभाला और कहा कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तीनों काजिम के मिलिट्री एरिया से बाहर निकलकर दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन ये नई जगह भी कम खतरनाक नहीं थी। तभी घुड़सवारों का एक ग्रुप आता है और तीनों को बंदी बना लेता है। वो उन्हें अपने राजा मोडिबो के पास ले जाते हैं। मोडिबो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। एवा बताती है कि वो एक डॉक्टर है और इस इलाके में फैली बीमारी की जांच करने आई है। बीमारी का नाम सुनते ही मोडिबो उसे एक कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग उसी बीमारी से मर चुके थे। एवा जांच करके कंफर्म करती है कि इन सभी की मौत भी उसी बीमारी से हुई है और यही वजह है कि वो यहाँ तक पहुंची है। थोड़ा सोचकर मोडिबो उन्हें अपने शहर में रहने की इजाजत दे देता है। एवा वहां के पानी की जांच करती है और पता चलता है कि पानी जहरीला हो चुका है और ये नेचुरल नहीं हो सकता, किसी ने जानबूझकर इसमें कुछ मिलाया है। एवा ये बात मोडिबो को बताकर कहती है कि जरूरी है कि पता लगाया जाए कि पानी में जहर आ कहां से रहा है। मोडिबो भी मदद का आश्वासन देता है। उधर एल बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है।
बॉल थोड़ा आगे चली जाती है और वो उसके पीछे पीछे एक अजीब सी जगह तक पहुंच जाता है। दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग्स बनी थीं और हैरानी की बात यह थी कि इन पेंटिंग्स में उसी जहाज का जिक्र था जिसे ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक आए हैं। पता चलता है कि वो जहाज यहीं सूखे रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है। एवा और डर्क भी वहां इसे देखने पहुंचे। डर्क बताता है कि करीब 200 साल पहले इस जगह पर एक नदी बहती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह सूख चुकी है। अब तीनों ने उसी पुरानी नदी का रास्ता ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी। तभी उन्हें पेंटिंग में एक किला दिखाई देता है, मतलब नदी के आसपास एक किला भी मौजूद था। और डर्क का शक है कि गांव में जो जहरीला पानी पहुंच रहा है वो इसी पुरानी नदी के नीचे नीचे बहकर आ रहा होगा। तीनों उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां कभी नदी बहती थी। कुछ ही देर में उन्हें वो किला दिख जाता है। किले के ऊपर चढ़कर उन्हें एक सोलर प्लांट दिखाई देता है और वो भी मसार्डे कंपनी का। लेकिन इतनी सुनसान जगह पर इतना बड़ा प्लांट, ये बात किसी को समझ नहीं आती। तभी डर्क की नजर दूर से आ रही एक ट्रेन पर जाती है। वो धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं और चालाकी से ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। उधर रूडी अब एडमिरल के पास पहुंच चुका था। वो उस सैंपल को एक छोटी डिब्बी में ले आया था जो उन्हें माली में अपनी बोट पर मिला था। जब रूडी ने इस सैंपल की टेस्टिंग की और रिजल्ट एडमिरल को दिखाया तो वो हैरान रह गया। वहीं दूसरी तरफ एवा, एल और डर्क प्लांट के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये प्लांट एक रेडियो एक्टिव केमिकल बनाने के लिए काम कर रहा है और यहाँ की तेज धूप इस प्रोसेस को और तेज कर देती है। तभी एवा की नजर कुछ कंटेनर्स पर पड़ती है जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। तीनों उस आदमी का पीछा करते हैं। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। बेसमेंट में हजारों टन रेडियो एक्टिव और जहरीले केमिकल्स सालों से पड़े हुए थे। कई कंटेनर तो लीक भी कर रहे थे और ये सारा जहर जमीन के अंदर रिसकर नीचे बहने वाली नाइजर नदी में मिल रहा था। वही नदी जिसका पानी पूरा माली देश पीता है। इसी वजह से बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी। इस बीच एडमिरल और रूडी इस रिपोर्ट को लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं। रिपोर्ट देखकर एम्बेसी वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा खतरा सच में मौजूद है। उधर एल और बाकी लोग प्लांट से निकलने ही वाले थे कि मसार्डे के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। मसार्डे एवा से पूछता है कि उन्हें इस जगह का पता कैसे चला। एवा कहती है, जो भी तुम लोग कर रहे हो उससे लोग मर रहे हैं। मसार्डे सफाई देता है कि वो तो जहरीले केमिकल्स को नष्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं। एवा बताती है कि बेसमेंट में पड़े केमिकल्स नदी में मिल रहे हैं और लोग वही पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ये सुनकर खुद मसार्डे भी घबरा जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं। अब वो लोग डर्क और एल को बांधकर कहीं ले जा रहे थे, लेकिन डर्क ने दिमाग लगाया और सोने के सिक्के की मदद से ट्रक का पिछला हिस्सा खोल दिया। इससे ट्रक उनसे अलग हो गया। मसार्डे तुरंत काजिम से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। काजिम कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो प्लांट बंद कर दो, लेकिन मेरे पैसे हर महीने चाहिए। लोगों के मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डर्क और एल रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी ट्रक के हिस्से से बंधे हुए थे। इसी हाल में वो काफी दूर तक चलते गए और थककर लगभग हार मान बैठे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिलता है जो क्रैश हो चुका था, लेकिन उसके टायर अभी भी सही थे और उसकी टूल किट भी वहीं पड़ी थी जिससे उन्होंने अपनी हथकड़ी खोली। किसी तरह उन्होंने उस प्लेन को रेत पर ग्लाइड कराया और उससे आगे बढ़ते हुए एक गांव तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक टेलीफोन मिलता है तो वो एडमिरल को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। सोने का सिक्का बेचकर डर्क एक जीप खरीदता है। इस जीप में बैठकर डर्क और एल मोडिबो के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं ताकि मिलकर काजिम का मुकाबला कर सकें। लेकिन मोडिबो के पास न इतने आदमी हैं और न हथियार, इसलिए वो लड़ने से मना कर देता है, लेकिन अपनी कार उन्हें दे देता है। डर्क और एल फौजियों का रूप लेते हैं और इस कार को लेकर प्लांट पहुंचते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि पूरा प्लांट खाली हो चुका है। एल कहता है, लगता है मसार्डे को समझ आ गया है कि उसकी वजह से लोग मर रहे थे और ये बात अमेरिका तक पहुंच गई है, इसलिए वो लोग इस प्लांट का नाम निशान मिटाना चाहते थे। एल जल्दी से नीचे जाकर वो विस्फोटक ढूंढने निकलता है जिनकी मदद से ये लोग प्लांट को उड़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है। मसार्डे जबरदस्ती एवा को लेकर उसमें बैठ जाता है। वो उड़ने ही वाले थे कि तभी डर्क वहां पहुंच जाता है। डर्क ऑलमोस्ट मसार्डे को पकड़ ही लेता है, लेकिन पीछे से उसके एक आदमी ने आकर डर्क पर हमला कर दिया। उधर एवा टाइम रहते हेलीकॉप्टर से कूद जाती है। नीचे एल को बम एक कंटेनर में मिल जाता है। वो उसे निकालकर अपने बैग में रख लेता है। इसी दौरान मसार्डे हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने सिस्टम से पूरे सोलर प्लांट को सूरज की तरफ मोड़ देता है। अब सारे सोलर पैनल तेजी से एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन एल की काबिलियत की वजह से कोई धमाका नहीं होता क्योंकि वो बम को पहले ही डिस्कनेक्ट कर चुका था। ये देखकर मसार्डे गुस्से
से पागल हो जाता है। एवा और डर्क मसार्डे के आदमी से छुटकारा पाते हैं और फिर तीनों कार में बैठकर तेजी से निकल पड़ते हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ से बहुत दूर जाना है। लेकिन तभी काजिम का हेलीकॉप्टर उनके पीछे लग जाता है। काजिम उन पर लगातार गोलियां चलाता है। डर्क एवा से कहता है जो भी विस्फोटक एल को बेसमेंट में मिले थे उन्हें बाहर फेंकना शुरू करो। एवा जैसे जैसे विस्फोटक फेंकती जाती है एल की गोलियों से वहां धमाके होने लगते हैं। इतनी धूल और धुआं फैल जाता है कि काजिम को हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ता है। लेकिन इन धमाकों से एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रेत खिसकती है और वो जहाज जो सदियों से नीचे दबा था ऊपर आ जाता है। जहाज को देखते ही तीनों उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन काजिम को अंदाजा हो जाता है और वो फिर से जहाज पर गोलियां चलाने लगता है। जल्द ही उसकी पूरी फौज वहां पहुंचकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। गोलियों की वजह से जहाज के अंदर पड़े बक्से टूट जाते हैं और सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। डर्क को यकीन नहीं होता कि इतने सालों बाद भी ये सिक्के बिल्कुल सही सलामत हैं। तभी उन्हें जहाज के अंदर एक पुरानी तोप मिलती है और हैरानी की बात ये कि वो अभी भी ठीक हालत में थी। तीनों तोप को चलाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही काजिम का हेलीकॉप्टर उनके निशाने पर आता है वो तोप दाग देते हैं। हेलीकॉप्टर में जोरदार धमाका होता है और काजिम मारा जाता है। उसके मरते ही पूरी फौज हथियार डाल देती है। तीनों बाहर निकलते हैं और हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी फौज ने इतनी जल्दी सरेंडर क्यों किया। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं मोडिबो के आदमी उन्हें हर तरफ से घेर कर खड़े थे। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट कार्ल जो ये पूरी सच्चाई जान चुका था वो जानबूझकर मसार्डे की ड्रिंक में वही जहर मिला देता है जो वो माली के लोगों के पानी में मिलवा रहा था और जल्द ही उसका भी वही अंजाम होगा जो उसने हजारों लोगों के साथ किया। आखिर में हम डर्क और एवा को साथ देखते हैं। डर्क वो पूरा खजाना मोडिबो और उसकी कम्युनिटी के लिए छोड़ देता है क्योंकि इस बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को झेलना पड़ा और ये जमीन भी उनकी है, इसीलिए उस खजाने पर हक भी उन्हीं का बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।